तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। जो भी छात्र हमारे बीए सेकेंड सेमेस्टर से अब बीए थर्ड सेमेस्टर यानी तृतीय सेमेस्टर में गए हैं और वो 2023 और 24 के सेशन में परीक्षा देंगे, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर और पीडीएफ भी आपको देने वाले हैं और कौन कौन से प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आएंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न पत्र का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है, ये है पेपर का नाम। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी से संबंधित होंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि उत्तर औपनिवेशिक क्या है, ठीक है। और ये जो ना क्वेश्चन आ रहे हैं ये फर्स्ट यूनिट के हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट से जुड़े आपकी परीक्षा में करीब 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर दिए जो भी फर्स्ट यूनिट से बनने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, उत्तर औपनिवेशिक क्या है, ठीक है। तो जानते हैं इसके बारे में। उत्तर उपनिवेशवाद अध्ययन की एक शाखा है जिसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से उत्पन्न होने वाले सांस्कृतिक और सामाजिक जो प्रभाव होते हैं, ठीक है, प्रभावों को समझा जाता है। इसमें किसी विदेशी शक्ति द्वारा किसी क्षेत्र पर कब्जा होने से स्थानीय लोगों के जीवन पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करा जाता है। यानी कि इसके अंदर होता यह है कि किसी विदेशी पावर के द्वारा किसी भी क्षेत्र में कब्जा कर लिया जाता है, ठीक है, और जो वहाँ के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके जो प्रभाव इम्पैक्ट उन पर पड़ता है और उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उसी को हम लोग उत्तर औपनिवेशिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उत्तर औपनिवेशिक का मतलब ये भी है, तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आज़ादी से पहले का देश, ठीक है। यानी कि जब अपना देश जो आज़ाद नहीं था, यानी कि जो अंग्रेज़ थे उनसे घिरा हुआ था, उसी को हम उत्तर औपनिवेशिक या उत्तर उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। गुलाम वाला काल, ठीक है, गुलाम के समय का, ठीक है, जब हमारा देश गुलाम था उसी को कहेंगे हम उपनिवेशवाद अथवा औपनिवेशिक, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में क्लियर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है क्या, उसके बारे में समझते हैं। औपनिवेशिक भारत भारतीय महाद्वीप का वह भूभाग है जिस पर यूरोपीय साम्राज्य था। यानी कि औपनिवेशिक जो है भारत, ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसका वो वाला भूभाग है जिस पर यूरोपीय साम्राज्य था। यानी कि यूरोपीय साम्राज्य का इस पर अटैक था, यानी कि वो पूरी तरह इस पर राज्य कर रहे थे, ठीक है। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने के साथ ही भारत के यूरोपीय उपनिवेशीकरण का ग्रहण आरंभ हो गया। भारत बहुत दिनों तक इंग्लैंड का उपनिवेश रहा। सन 1600 ईस्वी में स्थापित यह कंपनी मुगल शासन उत्तराधिकार बनी। तो कहने का मतलब ये है कि भारत जो है ना वो बहुत दिनों तक इंग्लैंड का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि गुलाम रहा है, ठीक है। और ठीक है, इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश का पूरा कंट्रोल, ठीक है, मतलब कि अपने देश का पूरा कंट्रोल किसी दूसरे देश के हाथ में था, ठीक है, उसी तरह इसका मतलब हुआ, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद सन 1600 ईस्वी में स्थापित यह कंपनी मुगल शासन उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी बन गई। तो इस प्रकार आप लिखेंगे औपनिवेशिक भारत के अर्थ के बारे में, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं लेकिन अलग अलग रखा है जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, आसानी से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और ठीक है औपनिवेशिक क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण साधन भी होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक देश है, मान लीजिए अपना देश है, ठीक है, दूसरे देश के दबदबे में इस तरह के, मतलब कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र है, ठीक है, वो पूरी तरह गड़बड़ हो जाए, दबदबे में आ जाए, आर्थिक क्षेत्र भी आ जाए, समाज यानी जो लोग बाग रहे वो भी, और वहाँ का जो कल्चर है वो भी बदलाव आ जाए, ठीक है, वो भी गड़बड़ हो जाए, वो भी दब जाए, तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं या फिर औपनिवेशीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, तो जैसे कि अपने देश पे बहुत जो अंग्रेज़ लोग थे, ठीक है,
जो दूसरे देश के लोग थे वो शासन जमा रहे थे, इन तब की दबदबा बनाए थे कि आपको हम जो बोलेंगे वो वही करना होगा। कि राजनीतिक क्षेत्र बहुत ख़राब कर दिया था इन लोगों ने, आर्थिक व्यवस्था एकदम तोड़ दी थी ये लोग, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कर दी थी। ठीक है, लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। सामाजिक यानी कि समाज जो था उसको तोड़ दिया था, एक दूसरे में लड़ाई, ऐसा वो लोग मतलब कि इतना ज़्यादा मतभेद कर दिए थे कि एक दूसरे पे लोग फाइट कर सके, लड़ाई कर सके, एक दूसरे से जलने लगे लोग, ये सिस्टम कर दिया था दूसरे देश वालों ने। ठीक है, तो इस प्रकार औपनिवेशिक के बारे में थोड़ा परिचय। ठीक है, तीनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चन फंसेगा जरूर, पक्का तय है। मैंने आपको तीनों बता दिए ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, देश कैसे बनता है, इसके बारे में बताइए। मतलब जब भारत अपना लोकतांत्रिक देश बना वो कैसे बनता है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा परिचय जानते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को संविधान को अपनाने के साथ इसने खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया। यानी कि ये पूरी तरह 1947 में जो दूसरे देश के लोग थे उनको पूरी तरह भगा दिया और उनसे फाइट करके कि अब हमारा देश है, इस पे आप शासन नहीं कर सकते। बहुत लोगों ने, जितने भी हमारे मतलब कि देश के वीर थे, उनकी काफ़ी मतलब कि बहुत सारे वीर थे देश के, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, शहीद हो गए देश के लिए। ठीक है, तो इन शहीदों मतलब कि इतना ज़्यादा उन लोगों से लड़ाई हुआ और इतना ज़्यादा मतलब कि आंदोलन चले कि आप हमारे देश से जाइए। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत लोग मारे गए। ठीक है, और तब जाके आज़ादी मिली है। तो 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र पूरी तरह हुआ। ठीक है, उसके बाद संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, क्योंकि इन 3 वर्षों में इतना समय लगा, भाई क्या सिस्टम होना चाहिए। जब भाई आज़ाद हो गया 1947 में, तो भाई संविधान के यानी देश के लिए नियम कानून होना चाहिए कि देश कैसे चलेगा। ठीक है, देश का एक कौन मुखिया होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए कानून बनाए जाएं, किसी को समस्या हो तो वो कहाँ पर जाए। ठीक है, जाति पात हर चीज़ के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई। ठीक है, और हर जितने भी राज्य हैं उनके लिए अलग अलग, भाई भारत इतना बड़ा देश है तो उसमें बहुत सारी जनता है, तो एक लोग तो उसे कंट्रोल कर नहीं सकते, इसलिए ठीक है सभी राज्यों को अलग अलग उसमें एक हेड बना दिया। जैसे कि जिसको आप लोग मुख्यमंत्री कहते हैं, तो सभी प्रदेशों में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं जो अपने अपने देश की कंडीशन, सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, समझते हैं। तो ये सिस्टम 3 वर्षों में पूरा बनाया गया। ठीक है, तो तभी ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। ठीक है, फिर लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। 21 तोपों की सलामी और डॉक्टर द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ठीक है, यानी कि 21 तोपों की सलामी दी गई और उसके बाद जो देश का झंडा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, उसको फहराया गया। ठीक है, तो ये रहा भारत का एक लोकतांत्रिक देश कैसे बना, उसके बारे में परिचय। भारत में लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं भाई, इसके बारे में जानते हैं, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है। जो लोकतंत्र है वो सरकार का एक सिस्टम है। ठीक है, जो नागरिकों को वोट देने और मतदाताओं को अपनी पसंद की विधायिका का चुनाव करने की अनुमति दे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र का मतलब यही है कि एक सिस्टम बनाया गया सरकार का कि जो इंसान है वो स्वतंत्र है, वो अपने अनुसार किसी भी नागरिक को, ठीक है, मतलब कि किसी भी जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो किसी को अपना वोट मतदान दे सकता है और अपने अनुसार वो विधायिका या फिर आप प्रधान वाला चुनाव देते हैं, मुख्यमंत्री वाला चुनाव देते हैं, और जितने भी आप लोग आम जनता इलेक्शन देती है वो अपने अनुसार चुनाव दे मतलब कि वोट देकर किसी भी कैंडिडेट को विजेता बना सकती है। ठीक है, तो इसके 3 अंग हैं, इसके मुख्य 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, भारत में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो ये रहा सिंपल सा परिचय इसके बारे में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रथाओं ने बहुविध तरीके से जाति का एक नए सिरे से निर्माण किया, उसके बारे में बताइए। तो चलिए थोड़ा परिचय जानते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 से प्रारंभ करते हुए इसके अंतर्गत एक समानता आधारित समाज का मार्ग प्रशस्त किया गया। समानता का मतलब कि एक दूसरे से भिन्नता ना हो, एक दूसरे मतलब लोग
अच्छे नज़रिए से देखें और समान हो, मतलब ये नहीं कि दूसरे मान लीजिए कि कोई गरीब है तो उसके लिए दूसरा कानून है, जो अमीर है उसके लिए कोई दूसरा कानून है, जो अमीर है उसको तो सारी फैसिलिटी मिल रही है, जो गरीब है उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो सारी चीज़ें समान होनी चाहिए समाज में, ठीक है, समानता होनी चाहिए, ठीक है। और उसी रास्ते पर सिस्टम बना, ठीक है, आगे बढ़ा। और साथ ही समाज के कुछ वर्गों के साथ, यानी कि जाति को लेकर क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ वर्गों के साथ जाति आधारित भेदभाव और अन्याय को रोकने का प्रयास किया गया। यानी कि वही बात यहाँ पर हो रही है कि मान लीजिए जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर ठीक है SC ST वाले लोग हैं, ठीक है, ठीक है, अल्पसंख्यक वाले लोग हैं, उनके लिए जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। सभी के लिए एक नया मतलब कि एक सिस्टम जो है, एक कानून है, वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है, अन्याय ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, उस सब चीज़ का प्रयास किया गया। किंतु लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, संस्थाओं और प्रथाओं ने बहुविध तरीके से जात का एक नए सिरे से निर्माण किया, जहां पूर्व के जात संबंधों को एक पदानुक्रम द्वारा व्यवस्थित किया गया था, किंतु वर्तमान में हमने नई लोकतांत्रिक व्यवस्था के विभिन्न प्रकार की स्वाग्रही जात की पहचान की है, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें यही बताया गया है इस क्वेश्चन उत्तर में कि आप किसी भी जाति के हों, किसी भी, ठीक है, मतलब कि किसी भी जात के हों, किसी भी वर्ग के हों, या फिर किसी भी आप लोग प्रदेश के हों, शहर के हों, तो आप सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए। कोई जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यही सब इसमें बताया गया है। और जाति को लेकर जो सिस्टम है, जो आए दिन विवाद होता रहता है, तो इसके लिए कोई विवाद ना हो, इसलिए ये नए नए कानून बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, ठीक है, में यही सब बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में राजनीतिक लोकतंत्र क्या है। भारत में राजनीतिक लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी शासन प्रणाली है, एक ऐसी शासन सिस्टम है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपनी प्रतिनिधि चुन सकती है। मतलब कि अगर कोई भी इलेक्शन में खड़ा होता है, ठीक है, तो उसको जनता अपने अनुसार, अपने हित के अनुसार या फिर अपने मन से किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट देकर उसे चुन सकती है तथा उसे विधायिका का सदस्य बना सकती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का अर्थ है जनता, तंत्र का अर्थ है शासन, यानी कि जनता का शासन, ठीक है। तो वही मतलब हुआ, ठीक है, कि कोई मतलब इंसान फ्रीडम है, मतलब पूरी तरह स्वतंत्र है, वो किसी भी कैंडिडेट को या किसी उम्मीदवार को अपने अनुसार वो चुन सकती है और वो उसको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। ये तो शायद किसी को नहीं पता है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, अच्छा आप काम करेंगे तो दिन प्रतिदिन आपकी प्रगति होगी और आपको लोग जानेंगे। अच्छे आप लोग, आज प्रधान का चुनाव हुआ है, कल जिला पंचायत का होगा, विधायक का होगा, सांसद का होगा, तो आप हर में, ठीक है, अव्वल आएंगे तो आप आगे बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन अगर काम आप सही करेंगे, ठीक है, लोगों का शोषण नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपका भला ही भला होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक लोकतंत्र क्या है भाई। सब क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन सारे महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक लोकतंत्र एक ऐसा ठीक है प्रणाली है जो व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता का संरक्षण करती है। मतलब कि जो इंसान के अधिकार हैं, ठीक है, और जो उसको स्वतंत्रता मिली है, ठीक है, उसका संरक्षण करती है कि कहीं मान लीजिए आपको अधिकार ये है तो आपको बताया जाए कि आप नहीं कर सकते, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, आपके अधिकार हैं, आप कहीं जा सकते हैं, कुछ लीगली कर सकते हैं, कहीं बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, आप कैसे भी अपना करके पूरी तरह आपके पास जो पूरे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, जो आपके संविधान में हैं, वो आपका उनके अंतराल यानी कि उनको देखते हुए आप सारे काम मैनेज कर सकते हैं, सभी काम कर सकते हैं। मतलब कि आपको संविधान के अंतर्गत जो जो नियम कानून बताए गए हैं, जो अधिकार बताए गए हैं, कर्तव्य बताए गए हैं, उन्हीं के दायरे में आपको रहना, उसके बाहर नहीं जाना, ठीक है। तो इस प्रणाली में लोगों के विकास में और प्रगति के लिए अधिकारों की रक्षा की जाती है। सामाजिक लोकतंत्र में समानता, न्याय और स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाता है। इस प्रणाली में व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका अधिकार है तो आप उसके लिए आंदोलन कर सकते हैं, आप सरकार से मांग कर सकते हैं, आप कहीं पर भी जाके आप आंदोलन भी कर सकते हैं, आप फ्रीडम है मतलब पूरी तरह, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसमें। अब आ जाएगा भारत में आर्थिक लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं भाई थोड़ा। तो आर्थिक लोकतंत्र एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जो
कॉरपोरेट प्रबंधकों और कॉरपोरेट, ठीक है, कॉरपोरेट शेयर धारकों से निर्णय लेने की शक्ति को, यानी कि जब कोई भी मान लीजिए किसी भी कंपनी का, ठीक है, किसी भी सोसाइटी का कोई भी अधिकारी है, ठीक है, वो शेयर धारकों से निर्णय लेने की शक्ति को सार्वजनिक, यानी कि सार्वजनिक का मतलब हुआ कि पूरी जनता में, ठीक है, अपने हितधारकों के एक बड़े समूह में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें श्रमिक भी शामिल होते हैं, ग्राहक भी होते हैं, आपूर्तिकर्ता भी होता है, पड़ोसी होते हैं, व्यापक जनता यानी कि सारी जनता शामिल होती है, ठीक है। तो आप इस प्रकार उत्तर लिख दीजिए। बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक बुक है आपके पास, उसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आज़ादी के बाद भारत की कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। इसको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। भारत में संसदीय एवं संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत भारत में शासन व्यवस्था का विभाजन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के अंतर्गत किया गया, ठीक है। यह तीनों ही लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। कौन कौन? आपकी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीतिक स्थिति क्या थी? फिर से पढ़ लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो भारत के विभाजन की रूपरेखा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में दी गई। इससे दक्षिण एशिया में ब्रिटिश राज का विघटन हुआ और 2 स्वतंत्र उपनिवेशों का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान। राजनीतिक सीमाओं के परिवर्तन में विशेष रूप से ब्रिटिश भारत के 2 प्रांतों बंगाल और पंजाब का विभाजन शामिल था। तो इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक स्थिति कुछ इस प्रकार थी। उसमें 2 देश थे, उसको डिवाइड किया, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को समझते हैं कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, ठीक है। तो भारत एक संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत एक द्वि राजतंत्र का अनुसरण करता है, अर्थात केंद्र में एक केंद्रीय सत्ता वाली सरकार और परिधि में राज्य सरकारें, यानी कि एक मुख्य सरकार केंद्र सरकार ठीक होनी चाहिए और दूसरी जो उसके बाकी के जो राज्य हैं उसमें राज्य सरकार भी होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ओके। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे जो कि फर्स्ट यूनिट के हैं, ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार करके जाएंगे तो आपके 12 से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे फर्स्ट यूनिट वाले। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, और PDF प्राप्त करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जय हिंद।